नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सेकंड ग्रेड का जो सेकंड डे का जो पेपर हुआ है, फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर जियोग्राफी मुख्य रूप से जो आई है और किस तरह का पेपर का जो स्टैंडर्ड रहा है उस पर अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पेपर की चर्चा मुख्य रूप से इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे कि आत्मविश्वास का दीप जलाओ तुम, आत्मविश्वास का दीप जलाओ तुम, हर अंधेरा खुद मिट जाएगा, हौसलों से उड़ान भरो तुम, हर सपना सच बन जाएगा, हर सपना सच बन जाएगा। तो हौसले यदि आपके अच्छे हैं, आप में कॉन्फिडेंस है, तो बिल्कुल हर एक सपना जो आपका है वो साकार हो जाता है। तो देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में जियोग्राफी के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। बाकी टिप्पे वाली बात, जो कुछ भी आया नहीं आया कैसा रहा है ना, वो अपन करेंगे नहीं। अपन जो अपने सिलेबस की बात है वही बात करेंगे। पहला प्रश्न जियोग्राफी का 27 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है और यह आया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड में दे रखा साथियों महासागर, उसके बाद में सीमावर्ती सागर दे रखा है। ठीक है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर मुख्य रूप से यहां बंडा लिखा है और बांदा सागर आता है। बंडा और बांदा वो अंग्रेजी का वर्ड है, तो मुख्य रूप से ये सही है, जो कि अपने मलेशिया के आसपास में है, मलेशिया सिंगापुर के आसपास में, तो बिल्कुल सही है। आर्कटिक में कारा सागर है, जो साइबेरिया के उत्तर के अंदर, आर्कटिक में कारा सागर है, बिल्कुल सही है। अटलांटिक में बेरिंग सागर, तो बेरिंग सागर मुख्य रूप से यह अटलांटिक में नहीं है, तो यहां पे ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बेरिंग सागर कहां पे है, प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में। ठीक है, प्रशांत महासागर के उत्तर में मुख्य रूप से बेरिंग सागर पाया जाता है। और उसके बाद में उत्तरी प्रशांत के अंदर सुल्लू सागर, जो फिजी द्वीप है ना, अपने फिजी द्वीप समूह है ना, तो फिजी द्वीपों के पास से मुख्य रूप से जो क्षेत्र पाया जाता है उसको सुल्लू सागर कहा जाता है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो अटलांटिक बेरिंग सागर, क्योंकि बेरिंग कहां पे है, प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में, प्रशांत का एक भाग है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं में शामिल हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, ये लो जी आपके समक्ष आ गया साथियों। देखो अगला प्रश्न क्या है कि डोल्ड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य, तो डोल्ड्रम जो पेटी होती है मुख्य रूप से इसको शांत पेटी कहा जाता है, शांत पेटी। और जो भूमध्य रेखीय प्रदेश होता है मुख्य रूप से पृथ्वी पर, भूमध्य रेखीय भाग 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच, ये वाला जो क्षेत्र होता है उसको डोल्ड्रम या शांत पेटी कहते हैं। यहां पे वायु दबाव न्यूनतम पाया जाता है, तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, तो इसमें ये राइट हो जाएगा। फिर आगे लिखा है प्रश्न नंबर 30 जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सही है, 3 यहाँ पे ऑप्शन है। देखो, बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई, बिल्कुल सही बात है, बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 की है ना। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है, तो एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन में जो ब्राजील के अंदर मुख्य रूप से जून 1992 के अंदर हुआ था, उसी के समय एजेंडा 21 बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास थी, नहीं, यह थीम जितो पृथ्वी एक है, इस प्रकार से एक थीम रखी गई थी। इसका मतलब इसमें क्या है कि इसमें सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, तो बचा कौन सा इसमें, ए और बी, तो इसमें 2 नंबर ये आ गए, ए और बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है ना, ए और बी बर्टलैंड हो गया और एजेंडा 21 शिखर सम्मेलन रियो से संबंधित है,
तो बिल्कुल से रियो डी जेनेरियो ब्राजील का प्रमुख शहर है, जहां पे जून 1992 के अंदर एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसमें एजेंडा 21 जो है एक रिपोर्ट के तौर पे ये अलग से रखा गया था। 10th क्लास की किताब में दे रखा है, आराम से आप वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ देश दे रखे हैं, इन देशों में 2025 के अंदर मुख्य रूप से कुल जनसंख्या अनुमानित अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा। तो वर्तमान में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश आपको इन देशों की बात करें तो इंडोनेशिया है, ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया जो मुख्य रूप से है विश्व की कुल जनसंख्या जैसे चीन है, भारत है ना, और उसके साथ में मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया का स्थान आता है। तो इंडोनेशिया यहाँ पे टॉप पे है। उसके बाद में पाकिस्तान का नंबर आता है, फिर अफ्रीका का नाइजीरिया का नंबर आता है ना। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न साथियों यहाँ पे दे रखा है कि कुछ पठार दे रखे हैं, इसमें पूछा है कि निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है, उत्तर पश्चिम में मुख्य रूप से ये पठार है ऑस्ट्रेलिया के। बोलीविया पठार दक्षिणी अमेरिका के अंदर बोलीविया पठार है, ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल राइट है यहाँ पे। और तासिली पठार कटंगा पठार अफ्रीका में जाम्बिया पेटी के आसपास में जहां पे तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है ना। और तासिली पठार एशिया, यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि तासिली पठार एशिया में न होकर के ये कहां पे है, अफ्रीका के अंदर। कहां पे है, अफ्रीका में, नाइजीरिया के आसपास वाले क्षेत्र में। तो यहां पे ये सुमेलित नहीं है। कौन सा, तासिली पठार, यहां लिखा एशिया, जो कि है कहां पे, अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है, उसका क्या कारण है। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लास यहाँ पे दे रखी है, और प्रश्न उत्तर सीरीज जो अपन ने करी थी उसमें भी ये प्रश्न बिल्कुल दिया था मैंने, ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण मुख्य रूप से जो व्यापारिक पवनें जो होती है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, अब ये पृथ्वी इसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा मान ले तो ये व्यापारिक पवनें मुख्य रूप से इस प्रकार से रहती है। और अब दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन जो है ये पवनें, अब जब बात आती है कब की, अक्टूबर नवंबर मास की, तो व्यापारिक पवनों का ये ITCZ जो यहां पाया जाता है, इसकी अवस्थिति कहां हो जाती है, मुख्य रूप से दक्षिण में चली जाती है, ITCZ हिंद महासागर के आसपास में। तो इसकी अवस्थिति, इन व्यापारिक पवनों की अवस्थिति तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। पश्चिमी अवदाब है ना, तो पश्चिमी अवदाब मुख्य रूप से यहाँ अरब सागर के आसपास में बनते, तो इसका कोई यहाँ प्रभाव नहीं है। तो राइट है पूर्वी अवदाब जो बंगाली खाड़ी में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो ITCZ है, उसकी दक्षिण की ओर जब खिसकाव होता है, उस कारण से ये अवदाब है, इस पूर्वी अवदाब है मुख्य रूप से, इस ये अभिसरण पेटी अपनी ओर खींचती है, तो इस कारण से यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है ना। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। हालांकि इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, वैसे आता है उत्तर पूर्वी मानसून। यहां वर्षा जो पूर्वी जेट पवनों के सहारे होती है तो उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, लेकिन यहाँ पे उत्तर पूर्वी शब्द यहाँ पे नहीं है, इसलिए पूर्वी अवदाब जो है उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में यही सही माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ITCZ का खिसकाव होता है वो कहाँ चली जाती है, दक्षिण की ओर चली जाती है मुख्य रूप से, इस कारण से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। भारत में हिमालय के नदियों में सबसे पश्चिमी नदी सिंधु है, क्योंकि सबसे पश्चिम में सिंधु नदी है। बोखर चू से ये निकलती है। सिंगी खम्बान शेरमुख जिसका नाम है, सिंगी खम्बान शेरमुख इसको कहते हैं, बिल्कुल सही है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी में गहरे गोर्ज के साथ में ये आगे बढ़ती है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका 4 नंबर सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंधु नदी, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न साथियों यहां पे है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार
निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किस में पश्चिम बंगाल के बाद में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो पहला स्थान पश्चिम बंगाल का आया है इस रिपोर्ट में, और दूसरा स्थान जो आया वो गुजरात का आया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? गुजरात। दूसरे स्थान पे गुजरात है मैंग्रोव वनों में। मैंग्रोव वन कौन से होते हैं पता ना आपको? मुख्य रूप से ये तटवर्ती क्षेत्र में यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियां जो दलदल में पाई जाती है, ठीक है ना, जो समुद्र में आदि डूबी रहती है, दलदल में पाई जाने वाली वनस्पतियां, छोटी वनस्पतियां होती है, चौड़े पत्ते वाले होती है, तना मुख्य रूप से आपस में लिपटा रहता है, इस प्रकार की वनस्पतियां जो है उसको मैंग्रोव कहते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, हालांकि ये पाक अधिकृत क्षेत्र पीओके के अंदर है मुख्य रूप से। यह ट्रांस हिमालय में है, बिल्कुल सही है। पीर पंजाल श्रेणी लद्दाख हिमालय में, ये बात नहीं है, क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी जो मुख्य रूप से है वो लघु हिमालय में है। किसमें? लघु में। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा, और ऑप्शन राइट यही मान लेंगे। कुल्लू कांगड़ी कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड के अंदर का, और करेवाज कश्मीर हिमालय में। करेवा कश्मीर हिमालय में पाई जाने वाली घाटियां है जहां पे जाफरान की खेती होती है। क्लास 11 के अंदर दे रखा है मुख्य रूप से ये जाफरान केसर की खेती इन करेवा मैदानों में मुख्य रूप से होती है। कक्षा 11 में ये बिंदु सारे दे रखे हैं, है ना। यहीं से प्रश्न ये पूछा गया है 11वीं क्लास जो है उसमें भारत भौतिक पर्यावरण में ये मुख्य रूप से है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब आगे आ गया भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में लिखित में से कौन सा से कथन सही है मुख्य रूप से? तो इसमें यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है, और ये प्रति बूंद अधिक फसल पहल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए लागत के 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो मेरे हिसाब से इसमें दोनों ऑप्शन राइट है ना, दोनों ऑप्शन सही है इसमें। फिर इसमें देखो पूछा है अपना कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कोयला क्षेत्र पूछा है, राज्य दे रखा है भारत का संदर्भ में, ठीक है ना। तो तलचर जो है मुख्य रूप से इसमें तालचर लिखा है, जो तलचर आता है जो ओडिशा राज्य के अंदर मुख्य रूप से है। झरिया पश्चिम बंगाल दे रखा है, जो कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि झरिया झारखंड में है। झरिया कहाँ पे है? झारखंड का है। और कोरबा खान छत्तीसगढ़ की है, और मुख्य रूप से ये सबसे बड़ी खान का श्रेय भी इसी को है, सबसे बड़ी कोयला खान भारत की कोरबा, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ की है, तो इसमें ए और सी सही हो जाएंगे, जिसमें ए सी कहाँ पे 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा? 3 नंबर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो। अब आया है ये कुछ करंट के हैं, तो करंट वाला हमारे पास समय नहीं है भाई। समय इसलिए नहीं है कि क्लास स्कूल में उसके बाद में आपके समक्ष आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए भाई, ड्यूटी भी करनी पड़ती है, ड्यूटी के बाद में हम आपका सहयोग कर रहे हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW, तो राजस्थान की जब बात आती है पूरी क्लास इसमें जलवायु की अपनी डाली हुई है, और ये साफ लिखा उसमें ये शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश मुख्य रूप से पाया जाता है राजस्थान का, ठीक है ना। तो यहाँ पे BWHW और जो अर्ध शुष्क है वहां पे BSHW। तो कौन सा भाग है ये? अर्ध शुष्क यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क प्रदेश। अगला है राजस्थान के निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता? तो पार्वती मध्य प्रदेश से आती है, माई मध्य प्रदेश से आती है, विंध्याचल से, काली सिंध मध्य प्रदेश से आती है, तो पार्वती काली सिंध। मालवा पठार से आती है, माही मुख्य रूप से विंध्याचल श्रेणी से आती है। तो यहाँ पे सोम जो है वो उदयपुर की बिच्छा मेड़ा पहाड़ियों से निकल के आती है। इसका मतलब सोम नदी का उद्गम राजस्थान में उदयपुर से होता है, अरावली की पहाड़ियों से। तो इसमें 3 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 80 नंबर का प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित में से 2023 और 24 की
रिपोर्ट के अनुसार किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक है? तो ये होता है मुख्य रूप से सुरक्षित, इसमें रक्षित लिखा है ना। तो रक्षित वन जो होते हैं ये सभी जगह ज्यादा ही पाए जाते हैं मुख्य रूप से सरकार ने, तो ये लगभग 56% भाग जो है रक्षित वनों का है इस रिपोर्ट के अनुसार, और आरक्षित वन जो है वो लगभग 36% के आसपास में है, और अवर्गीकृत वन जो है 6% के आसपास में है। तो इसमें रक्षित वन जिसको सुरक्षित भी लिखा आता है, तो ये इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यदि आपने क्या किया वो आप देख लेना, मेरे हिसाब से 2 नंबर इसका राइट है। फिर अगला है कि राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किससे है? तो ये गेहूं से, ये तो बेसिक सी बात है। फिर राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी एवं साहिवाल की मिश्र है? तो सिंधी और साहिवाल इसकी मिश्र नस्ल मुख्य रूप से राठी है, जो मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? पूर्वी राजस्थान में मिलती है, पूर्वी राजस्थान में मिलती है और जैसलमेर में मिलती है, पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में। तो राठी यहाँ पे किसकी है? सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है? तो दक्षिणी अरावली का है तो इसमें बहराच, अलवर है ना, भानगढ़ ये उत्तरी अरावली हो गया, तारागढ़ मध्य अरावली, अजमेर वाला क्षेत्र हो गया। तो सायरा ये दक्षिण अरावली की है, उदयपुर के अंदर मुख्य रूप से सायरा चोटी है और इसकी 900 मीटर ऊंचाई है। तो राइट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सायरा। ठीक है, आपने क्या किया आप देख लेना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। मैं आपको बता सकता हूं कि कहां से लिया ये प्रश्न है ना, कहां से आया है वो भी आपको हम बता सकते हैं। फिर आगे देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम थी? तो 55% से कम साक्षरता वाला जिला जालोर था, क्योंकि सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला ही जालोर है ना। तो यहाँ पे 52 पॉइंट कुछ है इसकी 2011 के अनुसार, तो यहाँ पे जालोर न्यूनतम साक्षरता वाला। निम्नांकित में से कथनों में से कौन सा से सही उत्तर का चयन कीजिए? तो कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा गलत नहीं है, तो इसमें कूट देखना है। तो भील गांव के समूह को फाला कहा जाता है। देखो भील गांव के समूह है, ये जो फाला या फला जो होता है ये भीलों के घरों का समूह होता है, घरों का समूह है, भीलों के घरों का समूह है। ठीक है, और जो गांव का समूह होता है उसको पाल या पाला बोलते हैं। गांव भीलों के क्षेत्र में गांव का समूह है उसको पाल या पाला बोलते हैं मुख्य रूप से। तो यह फाला तो नहीं हो सकता, तो पहला तो इसमें गलत हो ही गया है ना। फाला क्या है? घरों का समूह है। गेर और नेजा नृत्य भीलों का है, बिल्कुल सही है। नेजा महिलाएं करती है, गेर पुरुष करते हैं। ठीक है, और ग्रासिया जनजाति का प्रमुख कोतवाल है, नहीं ये सहरिया का है। कोतवाल सहरिया जनजाति से संबंधित है, इसका मतलब बचा कौन सा? केवल बी। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? केवल बी सही है इसके अंदर। फिर अगला प्रश्न देखो, 86 नंबर का प्रश्न है, क्या आया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है उद्योग और अवस्थिति? तो चंबल फर्टिलाइजर गडेपान कोटा के अंदर मुख्य रूप से है, बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक प्लांट कपासन चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ठीक है ना। ये देबारी और चंदेरिया में है राजस्थान के अंदर। कहाँ है? देबारी है और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। तो ये इन 2 जगहों पे मुख्य रूप से है सल्फ्यूरिक एसिड के प्लांट है ना। कैप्सन मीटर जयपुर में है, राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी में है। बाकी सही है, इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है या गलत है। ठीक है, तो इसमें आप देख लेना क्या किया आपने। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत 2001 और 11 में सर्वाधिक रही है? अब पूछा है नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन सबसे अधिक कहां पे हुआ है ना। तो इसमें कोटा जिला जो है, कोटा उत्तर आएगा इसका। कोटा में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है ना। तो 2001 और 11 की जनगणना है, 2001 में कितनी थी नगरीय जनसंख्या, 11 में कितनी हुई है? तो कोटा में सबसे अधिक परिवर्तन देखने को मिला है। अगला देखो, अगला आ गया कि ये तो चलो हिस्ट्री के प्रश्न
विराट सभ्यता, इन पर चर्चा हम तो नहीं करेंगे भाई, हम तो जियोग्राफी की बात कर रहे हैं। सब जियोग्राफी, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद आप सभी का। तो ये प्रश्न मुख्य रूप से आए हैं, तो किस प्रकार का पैटर्न अपना है आपने देख ही लिया होगा। तो सभी साथी जो है आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। संपूर्ण जियोग्राफी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और संपूर्ण जियोग्राफी जो है उसका सिलेबस आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ज़रूर जुड़ें, को सर्वा क्लासेज को शेयर करें और अन्य साथियों को भी जोड़ें, ताकि अन्य साथी जो है अपनी क्लास का अधिक से अधिक लाभ है वो उठा सके, ठीक है ना। संपूर्ण जियोग्राफी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, सेकंड ग्रेड वालों के लिए हमने डाला है, रीट का सिलेबस डाला है, लैब असिस्टेंट वालों के डाला है। अभी हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, वो क्लास 12 के जो स्टूडेंट है, क्लास 12 के जो स्टूडेंट है उनके लिए सत्र 2025-26 का जो सिलेबस है उसका संपूर्ण कोर्स बना दिया है, जो एकदम से फ्री कह सकते हैं अपन, है ना। ऐप के अंदर सिस्टम थोड़ा सा क्या फ्री 7 दिन रहता है, फिर पुनः लॉन्च करना पड़ता है। तो मात्र इसकी कॉस्ट 10 रुपये रखिए। तो फ्री भी डाला हुआ है जो 7 दिन चलेगा, लेकिन कॉस्ट ये 10 रुपये मैंने ये कर दी, ताकि ये फ्री मान लें इसको, और ये पूरे सेशन तक रहेगा मुख्य रूप से। तो ये कोर्स जो भी साथी कक्षा 12 के विद्यार्थी आपके भाई हो सकते हैं, भतीजे हो सकते हैं, जो जानकार हो सकते हैं या आपकी स्कूल में हो सकते हैं, तो उन तक ये कोर्स आप पहुंचाएं, ताकि वो भी 100% अंक वो प्राप्त कर सकें। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।